इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रमा पर भारत के द्वारा भेजे गए सभी मिशन चंद्रयान 1, 2, 3 के बारे में। चंद्रयान 2 कैसे क्रैश हो गया, लैंड होने से पहले चंद्रयान 1 ने क्या क्या सफलताएं प्राप्त की और चंद्रयान 3 किस तरह से काम कर रहा है और चंद्रयान 3 में कौन से पेलोड लगे हैं और वो क्या क्या जानकारी इकट्ठा करेंगे। जिस रॉकेट के द्वारा इन यान को भेजा गया वो PSLV क्या है, GSLV क्या है और लेटेस्ट LVM-3 M4 जिसके द्वारा चंद्रयान 3 को भेजा गया उसकी संरचना कैसे है, वो किस तरह से काम करता है। हम PSLV की स्ट्रक्चर को जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हम इसरो के जो इम्पोर्टेंट सेंटर हैं, श्रीहरिकोटा तो आपको पता ही है, इसके अलावा इसरो के जो इम्पोर्टेंट सेंटर हैं उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। और ये सारी की सारी बातें हम एकदम सिंपल, सीधी सादी, आम बोलचाल की भाषा में करेंगे जिससे कि आपको समझने में कुछ भी कन्फ्यूजन ना हो। मेरा नाम है अरुण कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं T2 क्लासेस। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत के द्वारा भेजे गए मून मिशन। जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, चंद्रयान 1 भारत के द्वारा 2008 में भेजा गया। ये एक ऑर्बिटर प्लस इम्पैक्टर था। ऑर्बिटर, लैंडर और इम्पैक्टर क्या होते हैं, रोवर क्या होता है, प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं, जहां पर हम सैटेलाइट के प्रकार के बारे में बात किए थे। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को आप पहले देखिएगा। तो 2008 में भारत के द्वारा जो भेजा गया चंद्रयान 1, उसमें एक ऑर्बिटर और एक इम्पैक्टर था। ये मिशन सफल हुआ और ये मिशन ही यह बताने में कामयाब हुआ कि भारत ने ही बताने में ये कामयाब हुआ कि चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति हो सकती है। चंद्रयान 2 भेजा गया था 2019 में इसरो के द्वारा। ये एक ऑर्बिटर प्लस लैंडर प्लस इसमें रोवर भी था। लैंडर और रोवर लैंडिंग से 2 किलोमीटर पहले क्रैश हो गए। इसका ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। चंद्रयान 3 जो अगस्त 2023 में भेजा गया, इसमें लैंडर था, रोवर था और प्रोपल्शन मॉड्यूल था। इसका लैंडर और रोवर जो है वो चंद्रमा पर उतर चुका है और अपना काम सही से कर रहा है। तो भारत का जो उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है इसरो का, जहां से ये सारे मिशन भेजे जाते हैं, वो आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के एक तटीय द्वीप पर है। उसका नाम है SHAR रेंज, जिसका मतलब होता है श्रीहरिकोटा रेंज। ठीक है, इसकी नाम श्रीहरिकोटा रेंज का जो नया नाम है वो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, SDSC, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। इसके अलावा बहुत सारे इसरो के केंद्र हैं, ये अकेला ही नहीं है। ऐसा बेंगलुरु में एक केंद्र है, कमांड सेंटर है। इसके अलावा भी इसरो के तमाम केंद्र हैं। उस सारे चीज़ों के बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। इसरो के जो भारत में मुख्य मुख्य केंद्र हैं उनमें से जो लॉन्चिंग वाला है वो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSH, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहीं से सभी सैटेलाइट मिशन लॉन्च किए जाते हैं, जैसे कि मंगलयान, चंद्रयान और बाकी सब मिशन भी यहीं से लॉन्च किए जाते हैं। तो चलिए, जो लॉन्च करते हैं मिशन को, किसी उपग्रह को, किसी सैटेलाइट को, तो जो लॉन्चिंग व्हीकल होता है उसके बारे में हम जानने की कोशिश कर लेते हैं। तो देखिए, जो लॉन्चिंग व्हीकल होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, PSLV और GSLV। PSLV का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके तहत क्या होता है, ध्रुवीय उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है। अब देखिए, ध्रुवीय उपग्रह क्या होते हैं, कक्षाएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम इसको जानने से पहले हमें कक्षाओं को समझना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम आपको सीधे कक्षाओं पे लेके चलता हूँ। हालांकि मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है, वरना ये वीडियो आपको समझ में अच्छे से आएगी ही नहीं। तो सपोज़ कीजिए ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, ये अर्थ का साउथ पोल है। अगर कोई सैटेलाइट इस तरह से लॉन्च किया जाता है कि वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल का चक्कर लगाएगा इस तरह से, तो वो पोलर ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा। इसको कहते हैं पोलर ऑर्बिट। और अगर किसी सैटेलाइट को इस तरह से लॉन्च किया जा रहा है कि वो नॉर्थ पोल साउथ पोल चक्कर ना लगा के पृथ्वी की जो इक्वेटर है उसके आसपास वाले भाग को देखते हुए इस तरह से चक्कर लगाएगा, यानी पृथ्वी के साथ साथ ही घूमेगा, तो उसको हम कहेंगे जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट मतलब कि वो धरती के साथ सिंक्रोनाइज करके घूम रहा है। ये जो पोलर सैटेलाइट है उसको हम बोलेंगे सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, क्योंकि ये सूरज के साथ सिंक्रोनस करके घूम रहा है। कहने की बात ये हुई कि जो सन सिंक्रोनस सैटेलाइट होगा वो पृथ्वी के किसी एक स्थान को 24 घंटे में एक बार देखेगा, क्योंकि वो सन के साथ सिंक्रोनस है। अगर यहाँ पे कहीं इंडिया है, हालांकि यहाँ पे मुझे मैप में साउथ अमेरिका महाद्वीप दिखाई दे रहा है, लेकिन आप मानिए कि यहाँ पे अगर इंडिया है तो ये जो पोलर सैटेलाइट होगा, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट जो होगा, वो 24 घंटे में इस स्थान को एक बार ही देखेगा। तो जो मौसम उपग्रह होते हैं वो विशेष रूप से पोलर सैटेलाइट होते हैं, सन सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, क्योंकि मौसम उपग्रह को हर एक जगह के मौसम के बारे में जानकारी रखनी होती है। दूसरी तरह के जो सारे के सारे आपको दिख रहे हैं सर्किल, ये जियो सिंक्रोनस सर्किल हैं, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हैं, और इनमें जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट ही लॉन्च किए जाते हैं। ये वाला जो भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र को देखते हुए
पृथ्वी के साथ साथ घूमता है। पृथ्वी अपने एक्स पर घूम रही है, सैटेलाइट भी उसके साथ साथ अपने एक्स पर घूमता रहता है, उनको कहते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। उसके अंदर सबसे पहली कक्षा होती है LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट, दूसरा होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, तीसरा होता है GEO, सबसे इंपॉर्टेंट होता है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या होता है कि जो यहाँ पे सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट जो है वो 24 घंटे में ही पृथ्वी का चक्कर लगाता है। 24 घंटे में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इस तरह से घूम रही है, इस तरह से घूम रही है, और 24 घंटे में ही वो सैटेलाइट पृथ्वी के साथ साथ घूम रहा है। मतलब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है वो पृथ्वी के एक स्थान को लगातार देख रहा है, वो पृथ्वी के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो गया है, स्टेशनरी हो गया है पृथ्वी के साथ। सिंक्रोनाइज तो ये सारे के सारे ही हैं। तो जो GSLV में GEO है, जियो सिंक्रोनस जो कक्षाएं हैं ऑर्बिट में, उनमें जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है वो 24 घंटे में पृथ्वी के एक ही स्थान को लगातार देखता रहता है। ये जो जगह होती है ये 35,800 किलोमीटर से ऊपर वाला ऑर्बिट होता है, इसको हम हाई ऑर्बिट कहते हैं, और यहाँ पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट को रखा जाता है। इसके पहले वाले जो सैटेलाइट जो ये कक्षाएं थी मीडियम अर्थ ऑर्बिट, वो 2000 से 35,780 किलोमीटर में होता है। LEO लो अर्थ ऑर्बिट जो होता है वो 180 से 2000 किलोमीटर के बीच में होता है। पोलर सैटेलाइट जो होते हैं, पोलर ऑर्बिट जो होते हैं, वो 200 से 1000 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं। और सबसे बाद में आता है GTO। GTO का मतलब होता है लॉन्चिंग व्हीकल, सैटेलाइट को यहाँ तक लेके आता है। ये जगह जो होती है वो ऐसी जगह होती है जहाँ से कि सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा से निकालकर बाहर कहीं दूसरे ग्रह पर लेकर जाना है, तो वो जो कक्षा होती है उसमें स्थापित किया जाता है GTO में। GTO मतलब जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। यहाँ पर ऐसे सैटेलाइट को स्थापित किया जाएगा जो पृथ्वी कक्षा को छोड़कर बाहर जाने वाले हैं, जैसे कि चंद्रयान, मंगलयान, उनको यहाँ पर पहले लाया जाएगा। उसके बाद वो एक प्रोपल्सन मॉड्यूल के द्वारा पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर बाहर चले जाएंगे। तो हमने यहाँ पे जाना पृथ्वी की कक्षाओं के प्रकार कौन कौन से मैंने आपको बताए। जो पहले वाला है वो पोलर ऑर्बिट है, और जो बाकी वाले 3 हैं 4 हैं ये सारे के सारे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हैं। पहले वाला पोलर ऑर्बिट है, बाकी सारे जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट हैं। पोलर ऑर्बिट में जो सैटेलाइट होता है वो पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, पोल का चक्कर लगाता है। नाम है SSO, सन सिंक्रोनस सैटेलाइट, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, जिसमें वेदर सैटेलाइट रखे जाते हैं। LEO लो अर्थ ऑर्बिट है, MEO मीडियम अर्थ ऑर्बिट है, GEO जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है, जिसमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट को रखा जाता है। GTO है जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, यहाँ पे ऐसे सैटेलाइट को पोजीशन किया जाता है जिन्हें कि पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे ग्रह पर जाना होता है। यानी GTO वाले के साथ एक प्रोपल्सन मॉड्यूल भी होगा जो इसको इससे बाहर लेके जाएगा। प्रोपल्सन मॉड्यूल मतलब एक छोटा सा इंजन जो यहाँ से लेके और यहाँ से लेके और दूसरे ग्रह तक, अगर यहाँ मंगल है तो वहाँ तक की यात्रा कराने में ये प्रोपल्सन मॉड्यूल ही काम आएगा, जब तक कि ये सैटेलाइट चलकर मंगल की कक्षा में स्थापित नहीं हो जाता है। ठीक है, आपको पृथ्वी की कक्षाओं से संबंधित जो कन्फ्यूजन था अब वो नहीं आएगा। तो हम वीडियो में वापस वहीं चलते हैं जहाँ से हमने वीडियो को शुरू करा था। तो सबसे पहला जो लॉन्चिंग व्हीकल है उसका नाम है PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। इस पोलर शब्द का मतलब ही है, P का मतलब ही ये है कि इस लॉन्चिंग व्हीकल से, इस रॉकेट के तहत ऐसे सैटेलाइट को छोड़ा जाएगा जिन्हें पोल पर स्थापित करना हो। इन जर्नल में ऐसे मतलब एक आम तरह से ये आप समझ सकते हैं, इन जनरल ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि PSLV से पोलर वाले ही छोड़े जाएं या GSLV से जियो सिंक्रोनस ही छोड़े जाएं, लेकिन आम तौर पर PSLV से पोलर सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, इसलिए इसके नाम में लिखा है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पहले इंडिया के पास यही था, GSLV को बाद में इंडिया ने बनाया। तो इसका मतलब हो गया ध्रुवीय उपग्रह प्रेक्षेपण यान पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके तहत चंद्रयान 1 को छोड़ा गया। हालांकि चंद्रयान 1 जो था वो पोल का चक्कर नहीं लगा रहा था, लेकिन उसमें भी PSLV का इस्तेमाल किया गया था। जैसा मैंने आपको बताया, ज़रूरी नहीं है कि PSLV से केवल पोलर सैटेलाइट ही छोड़ा जाए, लेकिन सारे पोलर सैटेलाइट तो PSLV से छोड़े ही जाएंगे। सामान्यतः इसका प्रयोग LEO यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट 100 किलोमीटर से लेके और 2000 किलोमीटर वाली जो कक्षा है उसमें उपग्रह को भेजने के लिए किया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, पोलर जो हमने भी आपको पोलर ऑर्बिट देखा उसकी ऊंचाई भी 180 से 2000 किलोमीटर तक थी। इसमें जो है ध्रुवीय उपग्रह भेजे जाते हैं, पोलर सैटेलाइट भेजे जाते हैं PSLV के द्वारा। PSLV के द्वारा पोलर सैटेलाइट भेजे जाते हैं। और PSLV जो होता है, जो पोलर ऑर्बिट होता है, वो क्या होता है, सन सिंक्रोनस होता है, मैंने अभी आपको बताया। और जो PSLV में यानी PSLV के थ्रू सैटेलाइट भेजे जाएंगे या जो पोलर ऑर्बिट में रहेंगे वो ऐसे सैटेलाइट होंगे जो मौसम का हमें जानकारी देंगे और मैपिंग का काम करेंगे। मतलब ऐसे सैटेलाइट जो पृथ्वी के एक हिस्से से 24 घंटे में एक बार ही गुजरेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ये अगर
पृथ्वी है तो ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल के चक्कर लगाएगा पी पोलर सैटेलाइट, और पृथ्वी के अगर यहाँ पे इंडिया है तो इंडिया से 24 घंटे में एक बार ही गुजरेगा, 24 घंटे में एक बार ही गुजरेगा, और फिर आगे बाकी देशों को, बाकी स्थानों को देखता हुआ पृथ्वी का चक्कर लगा के आएगा, फिर 24 घंटे बाद वो इंडिया को देखेगा, क्योंकि ये पोलर सैटेलाइट है। और ऐसे सैटेलाइट किस काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? तो ऐसे सैटेलाइट इस्तेमाल किए जाते हैं, मौसम के सैटेलाइट हो सकते हैं या मैपिंग का काम करने के लिए, जैसे कि हमारा गूगल मैप होता है, वो इस तरह के सैटेलाइट का इस्तेमाल करता है। दूसरी तरह के जो सैटेलाइट होते हैं मैंने आपको बताया वो कौन से होते हैं? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। अब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कौन से होते हैं? जो पृथ्वी की जो धुरी है उसके चारों तरफ ही घूमते हैं, मतलब अगर भूमध्य रेखा माने तो इसके ऊपर ही घूमते हैं। एग्जैक्ट ऊपर होना जरूरी नहीं है, इस तरह से भी हो सकते हैं, इस तरह से भी हो सकते हैं, लेकिन वो पोल का चक्कर नहीं लगाएंगे। पृथ्वी का जियो सिंक्रोनस शब्द का मतलब ही है पृथ्वी के साथ साथ, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर इस तरह से घूम रही है तो सैटेलाइट भी उसी के साथ साथ घूमेगा कुछ ऊंचाई पर। ऐसे कितने ऑर्बिट होते हैं? 4 ऑर्बिट होते हैं, जिसमें से एक होता है जीईओ, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होता है वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, और वहाँ पर जाने के बाद सैटेलाइट जो होता है वो अर्थ के साथ स्टेशनरी हो जाता है, मतलब लगातार वो एक ही स्थान को देखता रहेगा। तो जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होंगे, जैसे टीवी में या टेलीफोन वाले टावर्स में जो सैटेलाइट इस्तेमाल किए जाएंगे वो यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे जियो स्टेशनरी में, क्योंकि वो लगातार एक ही स्थान को देखेंगे, पृथ्वी के साथ साथ ही घूमेंगे, एक स्थान को लॉक कर लेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई? तो जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट को पोजीशन करने के लिए रॉकेट इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और इसके ऊपर कौन सी कक्षा होती है? इसके ऊपर होती है GTO। GTO इसके भी ऊपर है, 36,000 किलोमीटर से ऊपर। यहाँ पर ऐसे सैटेलाइट को भेजा जाता है जिन्हें कि पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर बाहर जाना है, तो उसमें भी कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल इस्तेमाल किया जाएगा? GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। अभी तक आपको, मुझे ऐसी आशा है कि पोलर और जियो सिंक्रोनस शब्द का डाउट ही दूर हो गया होगा। P फॉर पोलर का क्या मतलब है, या पोलर सैटेलाइट का क्या मतलब है, और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट का क्या मतलब है। पोलर जो पोल के चारों तरफ घूमता है, जियो सिंक्रोनस जो पृथ्वी की घूमने की गति के साथ साथ उसकी धुरी के चारों तरफ घूमता है, या भूमध्य रेखा के चारों तरफ घूमता है, ऐसा भी आप समझ सकते हैं। जो GSLV है अभी उसका नया रूप, जो नया नाम है वो LVM है, यानी लॉन्चिंग व्हीकल है, क्योंकि उसी से सारे रॉकेट अभी छोड़े जाते हैं, तो उसका नाम GSLV का नया नाम है LVM, यानी लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3। ये GSLV का ही एक रूप है, जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का ही एक रूप है LVM-3। ऐसे सैटेलाइट क्या होते हैं जो इस वाली कक्षा में रहेंगे? भूतुल्यकालिक। जियो सिंक्रोनस का मतलब होता है भूतुल्यकालिक हिंदी में। तो 24 घंटे में पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, हमेशा एक स्थान को देखते रहते हैं। संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऐसे लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा छोड़े जाते हैं। भूस्थितिक कक्षा, ये जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक 36,000 किलोमीटर तक उपग्रह को ये ले जाते हैं, और जिनको बाहर भेजना हो उन्हें वहाँ GTO तक ले जाते हैं, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट तक ले जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, मंगलयान, और अभी हाल ही में हमारा छोड़ा गया, कल या परसों ही छोड़ा गया है, आदित्य 1। आदित्य 1 जो है वो उन सभी में GSLV का इस्तेमाल किया गया। और GSLV में भी नया जो आ गया है रॉकेट, उसका नाम है LVM-3 लॉन्चिंग व्हीकल मार्क 3। जो हमारा आदित्य L1 छोड़ा गया उसमें छोड़ा गया था हमारा GSLV C57। ये उस रॉकेट का नाम है जो आदित्य L1 को लेकर गया है, GSLV C57। और जो हमारा चंद्रयान 3 को लेकर गया वो था LVM Mark 3 M4, LVM Mark 3 M4, वो भी GSLV का ही एक रूप है। LVM की फुल फॉर्म है लॉन्चिंग व्हीकल, M4 मतलब उसका वर्जन है ये, ठीक है। अब चंद्रयान 3 में कौन सा रॉकेट प्रयुक्त हुआ? अब हम अपने चंद्रयान वाली विषय पर जाते हैं। तो चंद्रयान 3 में कौन सा रॉकेट का इस्तेमाल किया गया? चंद्रयान 3 में जो रॉकेट का इस्तेमाल किया गया वो GSLV का ही एक रूप है, LVM-3 Mark 4, LVM-3 Mark 4। इसमें जो होती हैं LVM-3 Mark 4 जो रॉकेट है, इसमें 3 स्टेज होती हैं, या आप कह सकते हैं जो GSLV है, GSLV में 3 स्टेज होती हैं। और इसकी जो ऊंचाई थी LVM-3 Mark 4 की, हम स्पेसिफिक बात करें तो 43.5 मीटर थी। जो वज़न था वो 642 टन था। 642 टन के साथ अगर इसको GTO तक जाना है, यानी GTO, ये वाला GTO यानी जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट तक जाना है, तो ये 4000 किलो का पेलोड लेके जा सकता है। पेलोड मतलब जिस सैटेलाइट को ले जाना है, कक्षा में स्थापित करना है या दूसरे ग्रह पर भेजना है, उसके वजन को पेलोड कहा जाता है। तो 4000 किलो तक ले जा सकता है अगर दूसरे ग्रह पर भेजना है, GTO में स्थापित करना है। और अगर लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करना है, लोअर अर्थ ऑर्बिट क्या है?
200 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर वाला जो ऑर्बिट है जियो सिंक्रोनस में, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, उसे लोअर अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है। तो वहाँ तक ये 8000 किलोग्राम पेलोड को लेके जा सकता है LVM-3M4। इसकी जो पहली स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, उसमें 2 रॉकेट होते हैं और उसमें सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करा जाता है। देखिए अभी मैं आगे आपको फोटो में, चित्र में दिखाऊंगा। अभी आप समझिए कि इसमें 3 चरण होते हैं। 3 चरण में ये रॉकेट काम करता है। जो पहली स्टेज है उसमें 2 S-200 रॉकेट होते हैं, सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। उस फ्यूल का नाम है HTBP। पूछा गया एग्जाम में कई बार कि भाई जो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल है GSLV का वर्जन LVM-3 Mark 4 या GSLV C-57, उसमें सॉलिड फ्यूल कौन सा है, तो वो है HTPB, हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। HTBP हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन फ्यूल का नाम है। तो इसमें कितना फ्यूल रहेगा, क्योंकि इसमें 2 रॉकेट लगे हैं S-200 सॉलिड फ्यूल वाले, वो है 204 × 5 × 2 यानी लगभग 400 किलो सॉलिड फ्यूल लेकर जाएगा। और ये जो सॉलिड फ्यूल सबसे पहले स्टेज में क्यों लगाया जाता है, क्योंकि ये अत्यधिक थ्रस्ट का इस्तेमाल करता है। अभी देखिए पृथ्वी से लेके अभी सैटेलाइट को, चंद्रयान 3 को लेके जाना है GTO तक। GTO में पहले स्थापित करना पड़ेगा, तो GTO तक ले जाने में लगेंगे हमें 374 सेकंड यानी लगभग 15 मिनट। इन 15 मिनट में ही इन तीनों स्टेज को काम कर देना है। पहली स्टेज आएगी जिसमें सॉलिड फ्यूल होगा, फिर दूसरी स्टेज आएगी जिसमें लिक्विड फ्यूल होगा, और फिर तीसरी स्टेज आएगी जिसमें कि हमारा क्रायोजेनिक इंजन काम करेगा। इन तीनों इंजन को पहला इंजन स्टार्ट होगा, बंद हो जाएगा, दूसरा चालू हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तीसरा स्टार्ट हो जाएगा। इन तीनों इंजन को सिर्फ 974 सेकंड तक ही काम करना है। इतने समय में ही ये सारे का सारा ईंधन जो है ख़त्म हो जाएगा और सैटेलाइट जो है पृथ्वी से चल के पहुंच जाएगा GTO तक। GTO में स्थापित करना ही इस GSLV का या LVM-3 Mark 4 का काम है। ठीक है, लगभग 15 मिनट होते हैं, 974 सेकंड। इतने समय में सैटेलाइट जो है पृथ्वी से निकल के और GTO में जाके स्थापित हो जाता है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तीनों ही अपना काम कर देती हैं और टूटकर रॉकेट से अलग हो जाती हैं, क्योंकि जैसे स्टेज 1 का काम खत्म हुआ, फ्यूल खत्म हुआ, वो हिस्सा टूट के रॉकेट से अलग हो जाएगा। अब ज़बरदस्ती बाहर को ले जाने कोई मतलब नहीं है। स्टेज 2 का काम खत्म हुआ, वो हिस्सा टूट के रॉकेट से अलग हो जाएगा और हिंद महासागर में सारे के सारी चीज़ें गिर जाती हैं। स्टेज 3 का काम हुआ, वो हिस्सा टूटकर रॉकेट से अलग हो जाएगा और हिंद महासागर में गिर जाएगा, और उन सारे हिस्सों को इसरो फिर से कलेक्ट कर लेता है और उनका दोबारा उन्हीं में ईंधन भर के भेजता है। ठीक है, इस तरह से भी इसरो अपने खर्चे को कम करता है। बार बार इन चीज़ों को बनाता नहीं है। हिंद महासागर में आके गिरता है, उसको वापस लेके आ जाता है, उसका स्थान निश्चित है, वो गिरेगा कहाँ पर। चलिए यहाँ पर फोटो में पहले मैं आपको रॉकेट ही दिखा देता हूँ। यह है हमारा रॉकेट, ये हमारा रॉकेट है। इसमें ये जो साइड में 2 लगे हुए हैं, ये है सॉलिड स्टेट, यानी फर्स्ट स्टेज में जो 2 इंजन मैंने आपको बताया जिनका नाम है S-200, वो दोनों ये हैं। इन दोनों के अंदर क्या भरा हुआ है, सॉलिड फ्यूल भरा हुआ है। सॉलिड फ्यूल का क्या नाम है मैंने अभी आपको बताया। अब ये जैसे ही अपना काम करना ख़त्म कर देंगे, ये दोनों हिस्से टूटकर इससे अलग हो जाएंगे और दूसरी स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। ये वाली जो बीच में लगी हुई है, ये दूसरी स्टेज है। दूसरी स्टेज में जो इंजन लगा हुआ है उसका नाम है L-110, जिसे विकास इंजन कहा जाता है। एक मूवी आई थी रॉकेटरी, जिसे अभी नेशनल अवार्ड भी मिला है। उस रॉकेटरी मूवी की कहानी जो है वो इसी विकास इंजन के आसपास घूमती रहती है कि भारत ने किस तरह से विकास इंजन का निर्माण किया। तो जो विकास इंजन लगा है उसके अंदर लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल करा जाता है। ये रॉकेट की सेकंड स्टेज है। ठीक है, जब सेकंड स्टेज का काम खत्म हो जाता है तो सेकंड स्टेज भी टूटकर बाकी रॉकेट से अलग हो जाती है। अब ये जो बीच में आ गई, ये तीसरी स्टेज है, थर्ड स्टेज। ये जो इंजन है ये क्रायोजेनिक इंजन है। क्रायोजेनिक इंजन का मतलब होता है कि जब रॉकेट काफ़ी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, वहां पर टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी। अब रॉकेट को चलाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की आवश्यकता है। तो ऑक्सीजन तो वहां पे बचेगी नहीं, तो इंजन चलेगा कैसे? और इतनी ठंडी हो गई है तो इंजन चलेगा कैसे? तो उसको चलाने के लिए लिक्विड रूप में ऑक्सीजन और लिक्विड रूप में हाइड्रोजन इस इंजन के अंदर भर के भेजी जाती है। इसीलिए इसको क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है। और इसकी तकनीक बहुत ही जटिल है। बहुत ही कम देश हैं जिनके पास ये क्रायोजेनिक इंजन बनाने की तकनीक है। उसमें हमारा अमेरिका है, रसिया है, हमारा चाइना है और अब भारत भी है जो क्रायोजेनिक इंजन बनाने में सफल हो पाया है। जब इसका काम खत्म हुआ तो क्रायोजेनिक इंजन भी टूटकर अलग हो गया। अब बचता है केवल रॉकेट और रॉकेट का कवच। रॉकेट का कवच भी ऊपर जाने के बाद अपने आप अलग हो जाता है और इसके अंदर जो रखा है ये केवल रॉकेट है। ये रॉकेट ही है, सैटेलाइट का पेलोड इसको बोलते हैं। सपोज करिए इसके अंदर चंद्रयान 3 या आदित्य L1 रखा हुआ है, जो जाकर GTO यानी जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित हो जाएगा और पहले पृथ्वी का चक्कर लगाने लगेगा। और इसके साथ में एक छोटा सा इंजन और रहेगा जिसको कहते हैं मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था,
उसको हम कहते हैं थ्रस्ट देने के लिए, एक्स्ट्रा थ्रस्ट देने के लिए, उसका नाम देखिए मैं ही भूल गया हूँ, उस इंजन का नाम होता है प्रोपल्सन मॉड्यूल। प्रोपल्सन मॉड्यूल, इसके बारे में भी हम जानेंगे कैसे काम करता है। तो अब जो रॉकेट हमारा जीटीओ में स्थापित हो चुका है उसमें केवल पेलोड है और प्रोपल्सन मॉड्यूल बचा है, ठीक है। वो जीटीओ में घूम रहा है, फिर धीरे धीरे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल करते हुए और प्रोपल्सन मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हुए रॉकेट को जहां भेजना है वहां भेजा जाएगा। तो हम बात कर लेते हैं द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण, प्रथम चरण हमने देख लिया रॉकेट का, जीएसएलवी का, और जीएसएलवी में भी हम किसकी बात कर रहे हैं, LVM-3 Mark 4 की, जिसने चंद्रयान को जो लेकर गया, ठीक है। अगर हम आदित्य L1 की बात करें, आदित्य L1 को जो लेकर गया उसमें यहाँ 2 से ज़्यादा स्टेज थी, यहाँ पे 5 स्टेज लगी हुई थी क्योंकि उसको ज़्यादा थ्रस्ट की आवश्यकता थी। तो ये स्टेज कम या ज़्यादा हो सकती हैं। बहरहाल जो ये एक है उसको हम S200 बोलते हैं। S200 यहाँ पर थ्रस्ट के हिसाब से कितने भी लगाए जा सकते हैं, वो अपना काम करने के बाद टूट कर अलग हो जाएंगे। सेकंड स्टेज, द्वितीय स्टेज में क्या होता है, द्वितीय स्टेज ये वाली है, ये जो आपको दिख रही है, इसमें क्या होता है, लिक्विड फ्यूल भरा होता है। लिक्विड फ्यूल का भी क्या नाम है, UH25 + N2O4 या फिर UDMH + H2O। ये टेक्निकल शब्द है और ये सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि विकास इंजन के अंदर जो लिक्विड फ्यूल है वो कौन सा होता है। तो UH25 + N2O4 या UDMH + H2O। इंजन का नाम होता है L110, जिसका नाम हिंदी में है विकास इंजन। इसके अंदर 115.8 लिक्विड टन 115.8 टन लिक्विड फ्यूल भरा होता है। प्रथम स्टेज का इंजन खत्म होने के बाद ये स्टार्ट हो जाती है और प्रथम स्टेज टूटकर जहाज रॉकेट से अलग हो जाती है। उसके बाद हम चलते हैं तृतीय स्टेज पर। तृतीय स्टेज यहाँ पर कहाँ है, ये वाली जो स्टेज है ये तृतीय स्टेज है। थर्ड स्टेज ये वाली जिसका नाम है क्रायोजेनिक इंजन। C25 क्रायोजेनिक इंजन इसके अंदर लगा होता है, इसका नाम है C25। इसका नाम था सेकंड स्टेज का L110 और पहली थी S200। दोनों तरह से आपको नाम याद रखने हैं। C25 क्रायोजेनिक इंजन जो है उसके अंदर फ्यूल किस रूप में है, लिक्विड रूप में है। लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को भरा गया है। लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो -195 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। अब लिक्विड रूप में भरने का ही कारण क्यों है और इतना टेम्परेचर कम क्यों कर दिया गया, देखिए अगर हम उसको गैसीय रूप में लेके जाएंगे ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को, तो वजन तो नहीं बढ़ेगा उसका, क्योंकि लिक्विड हो या वो उससे वजन तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन वो जो गैस है वो इतना ज़्यादा स्थान लेगी तो रॉकेट का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। रॉकेट का साइज बड़ा ना हो इसलिए हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को कंप्रेस करके भरा जाता है। -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन रहती है और -195 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑक्सीजन रहती है। इसे लॉक्स कहते हैं। वो बहुत ही कम स्थान में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन भर जाती है लिक्विड रूप में। तो जो H2 यानी लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन है वो 28.6 टन यहाँ पर भी होती है। 28.6 टन इसके अंदर होती है। द्वितीय चरण के द्वितीय चरण के बाद ये स्टार्ट होता है। जब द्वितीय चरण का काम खत्म हो गया, इसके अंदर फ्यूल खत्म हो गया, तो तीसरा चरण यानी क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट होगा और दूसरा चरण जो है वो रॉकेट से टूटकर अलग हो जाएगा। यानी द्वितीय चरण के बाद जो है रॉकेट केवल बचेगा इतना सा, और जब क्रायोजेनिक इंजन का फ्यूल भी खत्म हो जाएगा तो क्रायोजेनिक इंजन भी टूटकर अलग हो जाएगा। ये वाला जो कवच लगा हुआ है ये भी छूटकर अलग गिर जाएगा और केवल बचेगा हमारा पेलोड और उसके साथ में लगा हुआ एक दूसरा इंजन, छोटा सा इंजन जिसका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ। उसका नाम है प्रोपल्सन मॉड्यूल। देखिए मेरा ये नाम याद नहीं रह पा रहा है। इस तरह से रॉकेट जो है सैटेलाइट जो लेकर जाता है रॉकेट। अभी हम बात कर लेते हैं, हमारा जो मेन मुद्दा है वो चंद्रयान को बारे में जानने का था। एक बार हम इसके टेक्निकल टर्म को फिर से देखेंगे। सबसे नीचे लगा हुआ है S200 फर्स्ट स्टेज में सॉलिड फ्यूल है। दूसरा स्टेज जो है उसमें लगा हुआ है L110 विकास इंजन, यहाँ पे लिक्विड फ्यूल है। तीसरी में लगा हुआ है क्रायोजेनिक इंजन जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लिक्विड रूप में रखा गया है, इसका नाम है C25। और इसके बाद है प्रोपल्सन मॉड्यूल और पेलोड। ठीक है, अगर इस हम रॉकेट की पूरे की बात करें तो 43.8 यानी 43.8 मीटर इस रॉकेट की हाइट है। इसका वजन 642 टन है। और ये अगर पेलोड कितना वजन लेके जा सकता है, सैटेलाइट में कितना वजन होना चाहिए, तो अगर लोअर अर्थ ऑर्बिट तक लेके जाना है तो 8000 किलो तक का वजन लेके जा सकता है, यानी सैटेलाइट का भार 8000 किलो तक हो सकता है। और अगर जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में यानी दूसरे ग्रह पर लेकर जाना है तो 4000 किलो तक का ही वजन ये लेके जा सकता है। यानी अभी तक हमारी प्रणाली के हिसाब से हमारे सैटेलाइट का वजन 4000 किलो के अंदर अंदर होना चाहिए।
इस वीडियो में जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये किसी भी एग्जाम में पूछी जाएंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे टेक्निकल टर्म आपसे पूछे जाएंगे। चंद्रयान-1 जो 2008 में लॉन्च किया गया, जिसके अंदर ऑर्बिटर प्लस इम्पैक्टर था, इसकी आयु 2 वर्ष की थी, लेकिन इसने 1 वर्ष ही काम किया, उसके बाद इसने काम नहीं किया। इसके अंदर 11 पेलोड थे। अभी देखिए यहाँ पे जो मैंने पेलोड आपको बताया 8000 किलो इसके अंदर पेलोड है या 4000 किलो पेलोड है। उसके अंदर जो अलग अलग इक्विपमेंट हैं, कितने इक्विपमेंट रखे गए हैं, तो 11 पेलोड का मतलब है कि चंद्रयान-1 के अंदर जो है 11 इक्विपमेंट रखे गए थे। रॉकेट का नाम था PSLV C11XL, ये नाम पूछे जाते हैं। चंद्रयान-1 को जो लेकर गया उसका नाम था PSLV C11XL। चंद्रयान-3 को जो लेकर गया उसका नाम है LVM-3M4। आदित्य-1 को जो लेकर गया उसका नाम है GSLV C57। ठीक है। चंद्रयान-1 की क्या उपलब्धियां रहीं? चंद्रयान-1 ने चंद्रमा पर पानी के संकेत दिए, चंद्रमा पर एल्यूमिनियम का, आयरन का, मैग्नीशियम का सटीक मापन किया और लावा ट्यूब का भी पता लगाया। देखिए चंद्रमा का तापमान बहुत कम होता है और वहाँ पर कुछ विस्फोट होने की वजह से धरती के अंदर छोटे छोटे ट्यूब जैसी संरचनाएं बन गई हैं, उनका भी पता लगाया था चंद्रयान-1 ने। इन ट्यूब का इस्तेमाल भविष्य में चंद्रमा पर अगर मानव का जाना होता है, वहाँ पर घर बनाए जाते हैं, तो इन ट्यूब का इस्तेमाल घर बनाने के लिए किया जा सकता है। जैसे कि शेर की मांद होती है, शेर जो है जिस तरह से रहता है उस तरह से ये ट्यूब होती हैं। चंद्रयान-2 को 2019 में भेजा गया। इसके अंदर ऑर्बिटर था, लैंडर था प्लस रोवर था। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। ऑर्बिटर इसका अभी भी काम कर रहा है। लैंडर और रोवर जो हैं वो चंद्रमा पर लैंड होने से जस्ट पहले 2.1 किलोमीटर पहले ही उनका संपर्क टूट गया और वो क्रैश हो गए। इस चंद्रयान-2 को लेकर जो रॉकेट गया था उसका नाम था GSLV Mark 3 M1। ये नाम आपको याद रखने हैं। चंद्रयान-1 को लेकर गया PSLV C11XL। चंद्रयान-2 को लेकर गया GSLV Mark 3 M1। चंद्रयान-3 को लेकर गया LVM-3 Mark 4 और अभी आदित्य L1 को लेकर गया है GSLV C57। ये नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन एक साथ ही इस वीडियो को कवर करना ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको कवर करते हुए चल रहा हूँ। आगे चलते हैं। अभी हम ये देखिए, ये बात तो हम कर ही चुके हैं, पृथ्वी की कक्षाओं को हम जान चुके हैं। अभी हम सीधे चंद्रयान-3 को जानने की कोशिश करते हैं कि चंद्रयान-3 के बारे में कुछ और चीज़ें जानने की हम कोशिश करेंगे। तो चंद्रयान-3 जो है वो 14 जुलाई 2023 को भेजा गया। 23 अगस्त 2023 को ये चांद की सतह पर जाकर सफल लैंडिंग करने में सफल रहा। इसमें लैंडर था, रोवर था और प्रोपल्सन मॉड्यूल था। प्रोपल्सन मॉड्यूल का क्या काम होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। लैंडर और रोवर क्या होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, ये जानने के लिए आप मेरी पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं। इसको लेकर गया रॉकेट जो लेकर गया, रॉकेट LVM-3M4 मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। मिशन की आयु 1 वर्ष नहीं है, 1 चंद्र दिवस के बराबर है। 1 चंद्र दिवस यानी चंद्रमा का एक दिन जो पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। और ये जाकर लैंड हुआ है पृथ्वी के चंद्रमा के साउथ पोल पर। साउथ पोल जो हमें दिखाई नहीं देता है, हमें जो चंद्रमा का हिस्सा दिखाई देता है वो ये वाला। अगर ये पृथ्वी है तो ये वाला हिस्सा दिखाई देता है, ये वाला हिस्सा में चंद्रमा का कभी भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के साथ टाइडल लॉक से बंधा हुआ है। इसलिए हमेशा हमें चंद्रमा का एक ही हिस्सा दिखाई देगा। चंद्रमा भले से ही अपनी धुरी पर घूम रहा हो और पृथ्वी के चारों तरफ भी घूम रहा हो, लेकिन ये टाइडल लॉक से बंधा हुआ है, इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा का यही वाला भाग हमेशा दिखाई देगा। टाइडल लॉक क्या होता है? टाइडल लॉक ऐसा होता है जब किसी ग्रह के चारों तरफ घूमने वाले सेलेस्टियल बॉडी की, आकाशीय पिंड की जो रिवोल्यूशन स्पीड और रोटेशन स्पीड यानी इसके तरफ चारों चक्कर लगाने की स्पीड और अपनी धुरी पर घूमने की स्पीड बराबर हो जाती हैं, तो वो सेलेस्टियल बॉडी जो है ग्रह के साथ जो है टाइडल लॉक से बंध जाती है और उसका एक ही हिस्सा हमेशा हमें दिखाई देता है। तो जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है वो नॉर्थ पोल है, वहाँ पर लैंड नहीं हुआ है। चंद्रयान-3 जो है वो साउथ पोल पर जाकर लैंड हुआ है और साउथ पोल पर लैंड होने वाला जो भारत पहला देश है जो चंद्रमा के साउथ पोल पर अपने यान को लैंड करने में सफल रहा है। तो देखिए, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी की बात करें तो 3,84,000 किलोमीटर है। 2 तरह से मिशन को भेजा जा सकता है, जैसा कि USA भेजता रहा है और USSR भेजता रहा है। वो यहाँ से सीधा रॉकेट को लॉन्च किया, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। यहाँ अर्थ है, अर्थ से सीधा रॉकेट को लॉन्च किया और वो सीधा रॉकेट इसको लेकर चला गया और उसने हमारे सैटेलाइट को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित कर दिया। लेकिन ऐसा करने के लिए हमें जो रॉकेट चाहिए उसका वजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसके अंदर फ्यूल बहुत ज़्यादा भरा जाएगा। ज़्यादा फ्यूल, ज़्यादा वजन, ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा रॉकेट को ले जाने में। लेकिन जो
हमारा इसरो है वो इस वाली प्रणाली को इस्तेमाल करता ही नहीं है, वो सीधा रॉकेट को लेकर कभी नहीं जाता, 3,84,000 किलोमीटर की यात्रा कभी नहीं करता। इसरो क्या करता है, किसी भी सैटेलाइट को जीटीओ में स्थापित कर देता है, जीटीओ में स्थापित करेगा और जीटीओ में भी स्थापित करने के लिए पहले वो सैटेलाइट को 180 किलोमीटर की हाइट पर लेकर जाएगा, उसके बाद उसको पृथ्वी के चारों तरफ कक्षा में घुमाएगा। ये एक चक्कर मारा पृथ्वी का सैटेलाइट ने, उसके बाद जैसे ही यहाँ पर सैटेलाइट आएगा उसके अंदर एक लगाया प्रोपल्सन मॉड्यूल, उसको थ्रस्ट दी जाएगी। प्रोपल्सन मॉड्यूल एक इंजन है, उसको थ्रस्ट दी जाएगी, थोड़ा इसकी स्पीड बढ़ाई जाएगी तो अगला चक्कर जो मारेगा वो कुछ और लंबा हो जाएगा। फिर यहाँ पे आने के बाद थ्रस्ट दी जाएगी, तीसरा चक्कर और बड़ा हो जाएगा, फिर थ्रस्ट दी जाएगी, पाँचवा चक्कर और बड़ा हो जाएगा, फिर थ्रस्ट दी जाएगी, छठा चक्कर और पाँचवा चक्कर और बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से सैटेलाइट जो है पहले पृथ्वी के 5 चक्कर लगाएगा, एक पोजीशन में आने के बाद उसको थ्रस्ट दी जाएगी, स्पीड बढ़ाई जाएगी और जो 5वीं पोजीशन होगी, 5वीं स्थिति जो होगी वो जीटीओ है, यानी जियो ट्रांसफर ऑर्बिट आ गया है, ये जीटीओ है, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। और यहाँ पर आने के बाद इसको एक फाइनल थ्रस्ट दिया जाएगा सैटेलाइट को, और सैटेलाइट जो है पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर अब चला जाएगा बाहर, ऐसी जगह चला जाएगा जहाँ पर किसी का भी गुरुत्वाकर्षण काम नहीं कर रहा है। और अब यहाँ से सैटेलाइट को लेकर जाना है दूसरे ग्रह पर, मंगल हो सकता है, चांद हो सकता है, सूर्य हो सकता है। अब इस्तेमाल किया जाएगा लगातार किसका, जो छोटा सा इंजन हमने लगा के भेजा है जिसका नाम है प्रोपल्सन मॉड्यूल। प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है इसको चला के धीरे धीरे स्थान देता हुआ वापस लेके जाएगा कहाँ पर, चंद्रमा की कक्षा में या मंगल की कक्षा में, जहाँ भी सैटेलाइट को ले जाना हो, और वहाँ पर जाकर स्थापित करेगा। ये स्थापित कर दिया। अब धीरे धीरे इसी प्रोपल्सन मॉड्यूल के द्वारा ब्रेक का काम किया जाएगा और धीरे धीरे सैटेलाइट की स्पीड को कम किया जाएगा, और सैटेलाइट की स्पीड कम होते होते फाइनल जो है चंद्रमा की जो 100 किलोमीटर वाली कक्षा है वहाँ पर जाकर सैटेलाइट को इस तरह से स्थापित कर दिया जाता है। चंद्रमा का चक्कर लगाने लगा है सैटेलाइट। अब सैटेलाइट के अंदर जो चंद्रयान 3 है उसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल है, उसके साथ में एक चीज़ क्या है, प्रज्ञान है, यानी लैंडर है प्लस रोवर है। फिर जब स्पीड को कम करने के हिसाब करके और अब तय समय के अनुसार जो है लैंडर को चांद की सतह पर उतार दिया जाता है, और उसमें से जो है रोवर निकल के बाहर आता है और अपना काम करने लगता है। जो हमारा प्रोपल्सन मॉड्यूल है या ऑर्बिटर है वो यहाँ लगातार चक्कर लगा रहा है। जो रोवर है, रोवर जो है डाटा दे रहा है लैंडर को, लैंडर डाटा दे रहा है ऑर्बिटर को, और ऑर्बिटर के साथ जुड़ा हुआ है हमारा इसरो का जो पृथ्वी का कमांड सेंटर है जो कि बेंगलोर में है। कुछ इस तरह से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। सबसे पहले होता है इंजेक्टर ऑर्बिट। इंजेक्टर ऑर्बिट LVM3M4 द्वारा 14 जुलाई को इंजेक्टर ऑर्बिट यानी जीटीओ में स्थापित कर दिया जाता है। पृथ्वी के 5 चक्कर लगाने के बाद अंडाकार मार्ग में जीटीओ में स्थापित करने का काम कौन करता है, LVM3M4 यानी जो हमारा रॉकेट है। उसके बाद लूनार ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री आती है, चंद्र स्थानांतरण प्रक्षेपण वक्र के द्वारा इसको चंद्रमा की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है, और यहाँ पे काम कर रहा होता है हमारा प्रोपल्सन मॉड्यूल। और यहाँ पे आता है लूनार ऑर्बिट इंसर्शन यानी चंद्र की कक्षा में प्रवेशन, चंद्र की कक्षा में प्रवेश किया जाता है, चांद के भी चक्कर लगाकर अपनी गति को कम किया जाता है और 100 किलोमीटर की कक्षा में खुद को स्थापित कर लेता है हमारा सैटेलाइट। प्रोपल्सन मॉड्यूल से लैंडर को अलग किया जाता है और लैंडर को 23 अगस्त को चांद की सतह पर लैंडिंग की जाती है, 4 साइड पर यानी साउथ पोल पर लैंडिंग की जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि चांद का एक ही हिस्सा में दिखाई देता है, उसका कारण है टाइडल लॉक। टाइडल लॉक कब बन जाता है, जब रिवॉल्यूशन स्पीड जो है रोटेशन स्पीड के बराबर हो जाती है, यानी जो हमारी घूर्णन गति है वो हमारी जो है रिवॉल्यूशन स्पीड के बराबर हो जाए, तब हमारा टाइडल लॉक बन जाता है। रोवर जो है वो लैंडर से बाहर आ गया है और उसने अपना काम करना शुरू कर दिया है। 14 दिनों तक काम करेगा। 14 दिन ही क्यों, क्योंकि 14 दिन एक लूनार दिवस के बराबर होते हैं, यानी कि साउथ पोल पर 14 दिन तक प्रकाश की रोशनी रहेगी, उसके बाद वहाँ पर रात हो जाएगी यानी अंधेरा छा जाएगा। उन 14 दिनों में जो है उसके साथ जो लगा हुआ है सोलर पैनल लगे हुए हैं वहीं से उसको एनर्जी मिलेगी। उसके बाद वहाँ का टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि वहाँ पर बर्फ़ गिरने लगेगी और वहाँ का मौसम इस तरह का नहीं रहेगा कि वहाँ पे कोई सैटेलाइट लैंडर रोवर काम कर सके। तो इसकी आयु 14 दिन इसलिए है क्योंकि 14 दिन तक ही वहाँ रोशनी रहेगी, उसके बाद वो सूर्य की आने वाली किरणों की विपरीत दिशा में चला जाएगा। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आ रही है। मैं भी बोलता बोलता थक गया हूँ देखिए, लेकिन वीडियो हम ख़त्म करके ही मानेंगे क्योंकि ये जानकारी अलग अलग वीडियो में नहीं दी जा सकती। चंद्रयान 3 में जो पेलोड लगे हैं, लैंडर है, रोवर है और नोदक मॉड्यूल यानी प्रोपल्सन मॉड्यूल लगा है। लैंडर और रोवर लैंड हो गए हैं और जो प्रोपल्सन मॉड्यूल है वो 100 किलोमीटर की ऊंचाई में चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। अब लैंडर के साथ जो उपकरण भेजे गए हैं, 3 उपकरण लैंडर में लगे हुए हैं। एक का नाम है रंभा, दूसरे का नाम है चास्टे, तीसरे का नाम है ILSA। तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लैंडर के अंदर जो उपकरण लगे हुए हैं, पहला है रंभा LP।
रंभा एलपी क्या करेगा? निकट सतह से प्लाज्मा का घनत्व तथा समय के साथ उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, निकट सतह में जो प्लाज्मा का घनत्व है और समय के साथ उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये जानकारी इकट्ठा करेगा रंभा एलपी, जो कि लैंडर में लगा हुआ है। दूसरा है चास्टे, यानी चास्टे की फुल फॉर्म होती है चंद्र सरफेस थर्मोफिजिक्स एक्सपेरिमेंट। चंद्र सरफेस थर्मोफिजिक्स एक्सपेरिमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि चांद की सतह का तापीय परीक्षण करेगा। तीसरा इक्विपमेंट लैंडर में लगा हुआ है ILSA, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सिस्मिक एक्टिविटी, यानी चंद्रमा पर भूकंप अगर आते हैं तो उनका अध्ययन करेगा। ये तीनों इक्विपमेंट लैंडर में लगे हैं, मतलब लैंडर जाके एक स्थान पर खड़ा हो गया है, वो कहीं मूव नहीं करेगा। ये तीनों इक्विपमेंट लैंडर में है, लैंडर एक स्थान पर ही खड़ा रहकर इस जानकारी को इकट्ठा करेगा। दूसरा इसमें लगा है रोवर। रोवर जो इसमें 6 पहिए हैं और जो चंद्रमा की सतह पर मूवमेंट कर रहा है, करेगा 14 दिनों तक। तो उसमें 2 इक्विपमेंट लगे हुए हैं। कौन कौन से लगे हुए हैं? रोवर के अंदर 2 इक्विपमेंट लगे हैं जो लैंडर से बाहर आ गया है। 6 पहियों वाला एक रोबोट है, उसके अंदर 2 इक्विपमेंट लगे हैं, APXC और LIBS। APXC का मतलब होता है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाएंगे एग्जाम में कि भाई रोवर में जो 2 इक्विपमेंट लगे उनका नाम बताओ। तो APXC क्या काम करेगा? चांद का रासायनिक और खनिज संगठन का पता लगाने की कोशिश करेगा। और LIBS जो है लेजर इंडक्शन ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, ये चांद की जो मिट्टी है और जो चट्टानें हैं उसके तात्विक संगठन को जानने की कोशिश करेगा कि वहाँ पे कौन कौन सी मेटल पाई जा रही है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिका, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन, इन सबको जानने की कोशिश करेगा। कौन? LIBS, जो कि रोवर में लगा हुआ है। अभी इसी के साथ जब हमारा चंद्रयान 3 लैंड हो गया है तो 3 क्वेश्चन और बने हैं। देखिए 23 अगस्त को ये लैंड हुआ, तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री ने की उसी दिन जब भाषण दिया इसरो में। इसके अलावा चंद्रयान 3 जहां पर चंद्रमा पर जहां पर जाकर लैंड हुआ, जिस स्थान पर चंद्रयान 3 लैंड हुआ उस स्थान को नाम दिया गया शिव शक्ति पॉइंट। और चंद्रयान 2 जिस स्थान पर जाके क्रैश हो गया था उसका नाम है तिरंगा पॉइंट। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 लैंड हुआ, भारत ने चांद पर विजय प्राप्त करी। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल स्पेस डे, हर वर्ष मनाया जाएगा 23 अगस्त को। जहां पर चंद्रयान 2 का लैंडर क्रैश हो गया था उसका नाम तिरंगा पॉइंट रखा गया है, और जहां पर चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लैंड हो गया उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे, और अगर पसंद आई है वीडियो में अभी तक आप बने हुए हैं तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि उसकी मुझे अब बहुत आवश्यकता पड़ रही है। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।